हेलो फ्रेंड, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्लेटो से संबंधित प्लेटो को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया था। आप लोगों की सुविधा के लिए प्लेटो को मैंने वन लाइनर के रूप में तैयार किया है। मेरे इस वन लाइनर में आप लोग प्लेटो से संबंधित सब कुछ पढ़ लेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। यह मेरा भाग 2 है। प्लेटो से संबंधित यह भाग 2 है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। बारकर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक राजा पर कितने प्रकार के प्रतिबंध हैं? बारकर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक राजा पर कितने प्रकार के प्रतिबंध हैं? तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाया है। जैसे पहला, राज्य में अत्यधिक संपन्नता या विपन्नता नहीं होनी चाहिए। राज्य का आकार, राज्य का आकार बड़ा ना हो और न ही छोटा हो, यानी कि राज्य न तो बहुत बड़ा होना चाहिए न तो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा के ऊपर ये 4 प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दार्शनिक राजा या तो बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। किसका कथन है? जावेट का। यह कथन किसका है? जावेट का है। यह कथन जावेट का है। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शन आत्मा के देखभाल की कला है। किसका कथन है? सुकरात का। यह कथन सुकरात का है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है प्लेटो का। प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी, हमारे नगर राज्यों में कष्टों का अंत नहीं होगा। किसका कथन है? यह कथन किसका है? प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून आवश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। किसका कथन है? यह कन्फ्यूशियस का कथन है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ राजा अच्छा है, सद्गुणी है, वहाँ कानून की बहुत अधिक आवश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। यानी कानून का वहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजा अपनी मनमानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। वह कोई बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं है। किसका कथन है? बारकर का। यानी कि बारकर क्या कहता है? यह दार्शनिक राजा के संबंध में कहता है। दार्शनिक राजा के संबंध में कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। वह कोई बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। किसका कथन है? कार्ल पापर का है। क्वेश्चन नंबर 8, उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज के अपरिहार्य तत्व हैं। किसका कथन है? वेपर का है। शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। किसकी उक्ति है? यह प्लेटो अपनी साम्यवादी अवधारणा में कहता है कि शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, यानी कि सोने को छूना ही नहीं चाहिए, धन को छूना नहीं चाहिए, और स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। यानी कि वह परिवार के साम्यवाद की भी व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 10,
एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण ने विश्व में अनेक कष्टों को जन्म दिया है। किसका कथन है? वेपर का। यानी वेपर कहता है कि एक ही हाथ में राजनीतिक शक्तियां नहीं होनी चाहिए और आर्थिक शक्तियां भी नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। शासन कोई किसी और के हाथों में सौंप देना चाहिए और उत्पादन का कार्य किसी और व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति के हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति रहेगा तो फिर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। किसका कथन है? मैक्सी। मैक्सी कहता है कि प्लेटो ही साम्यवादी विचारों का प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक में जितने भी साम्यवादी विचार हैं या फिर समाजवादी विचार हैं उनके बीच मिलते हैं रिपब्लिक में। क्वेश्चन नंबर 12, रिपब्लिक में समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में बहुत कहा जाने के बावजूद भी वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न कहीं साम्यवाद पाया जाता है। किसका कथन है? टेलर का कथन है। टेलर महोदय कहते हैं कि रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संभावना यह है कि प्लेटो दास्ता को महत्वहीन समझता था। किसका कथन है? शिबाइन का। यह कथन भी शिबाइन का। यह कथन किसका है? शिबाइन का। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। रिपब्लिक में सिद्धांतः दास प्रथा का अंत कर दिया गया है। किसका कथन है? कॉन्स्टेंटीन रीटर का कथन है। यह कथन है कॉन्स्टेंटीन रीटर का। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटो का समाज सुनियोजित राज्य का सर्वप्रथम उदाहरण है। किसने कहा है? विलियम एबेस्टीन। यह एबेस्टीन है दोस्तों। प्लेटो का समाज सुनियोजित राज्य का सर्वप्रथम उदाहरण है। यानी प्लेटो ने जो ऐसा प्लानिंग स्टेट की अवधारणा दिया वह पहला है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानताएं देखने को मिलती हैं? यानी कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों में समानता क्या है? तो दोनों साम्यवाद जो हैं राज्य के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। दोनों साम्यवाद राज्य के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। दोनों सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। दोनों कर्तव्यों पर जोर देते हैं, अधिकारों पर नहीं देते हैं। तो यह है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेटो की साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, ये गलती से संवाद हो गया है। यह क्या है? साम्यवाद है। टाइपिंग मिस्टेक है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है? प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दो अंतर देखने को मूलतः मिलते हैं। पहला, प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है जबकि आधुनिक साम्यवाद क्या है? आर्थिक है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है जबकि आधुनिक साम्यवाद जो है वह पूर्णतः साम्यवाद है। क्वेश्चन नंबर 18, यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है। बादलों में नगर एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो साय 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है। परंतु रिपब्लिक का नगर नहीं है। यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है और वास्तविक जीवन को मोड़ने या कम से कम प्रभावित करने के लिए है। किसका कथन है? बार्कर का। यह कथन बार्कर का है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्लेटो राज्य के पतन को कितने चरणों में विभाजित करता है? प्लेटो राज्य का अवधारणा भी प्रस्तुत करता है और वह राज्य के पतन को 5 चरणों में विभाजित करता है। राजतंत्र, कीर्तितंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो द्वारा राजनीतिज्ञों पर लिखी गई कौन सी पुस्तक है? स्टेट्समैन है। इसको पॉलिटिकस भी कहते हैं। तो प्लेटो ने स्टेट्समैन
या पॉलिटिकस पुस्तक जो लिखी है वह राजनीतिज्ञों पर लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21, यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब भी उसमें उन दिनों की स्मृति बनी हुई है जब लोकतंत्रात्मक राज्य में ज्ञानी दार्शनिक को मारा था, किंतु अब यह स्मृति इतनी तीखी न रही जितनी गार्जियस और रिपब्लिक लिखते समय थी। किसका कथन है? बारकर का। यह कथन किसका है? बारकर का। क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटो ने राजनेता की तुलना किससे की है? गडेरिया से की है। गडेरिया से राजनेता की तुलना की है। गडेरिया से क्यों की है? क्योंकि जिस तरह से गडेरिया अपनी भेड़ चराता है और वह भेड़ों को मेंटेन करता रहता है, भेड़ इधर उधर नहीं जाते हैं, जिधर गडेरिया जाता है जिस रास्ते से उसी रास्ते पे भेड़ भी जाता है, यानी कि भेड़ को वह नियंत्रित करता रहता है। इसी तरह से एक राजनेता होता है, एक शासक होता है जो अपने राज्य को नियंत्रित करता है, राज्य के नागरिकों को नियंत्रित करता है। यदि वह अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। 24, पॉलिटिकस में प्लेटो ने शासन प्रणालियों के कितने भेद बताए हैं? पॉलिटिकस में प्लेटो ने शासन प्रणालियों के रूपों के बारे में वर्णन किया है। पहला है मोनार्की, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। मोनार्की को राजतंत्र कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी, इसको हम कहते हैं कुलीन तंत्र कहते हैं इसको। डेमोक्रेसी को आप जानते ही हैं, लोकतंत्र कहते हैं इसको। टायरनी को हम निरंकुश तंत्र कहते हैं। ओलिगार्की को हम आतताई तंत्र कहते हैं। एक्सट्रीम डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? अतिवादी लोकतंत्र। एक्सट्रीम डेमोक्रेसी को हम अतिवादी लोकतंत्र कहते हैं। तो प्लेटो ने अपने पॉलिटिकस में 6 प्रकार के शासन प्रणालियों के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 25, की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कानून के बिना आदमी की स्थिति बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है। किसका कथन है? प्लेटो का। प्लेटो कहता है कि कानून के बिना आदमी की स्थिति बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ईश्वर ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। ईश्वर ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। किसने कहा है? प्लेटो। जिस तरह से पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस कहता है कि व्यक्ति ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, लेकिन प्लेटो कहता है कि ईश्वर ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आदर्श वह है जो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक वही है जो वास्तविक है। किसका कथन है? प्लेटो का। ये यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आदर्श वह है जो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक वही है जो वास्तविक है। किसका कथन है? प्लेटो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, प्लेटो ने आदर्श राज्य को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो प्लेटो ने आदर्श राज्य को 12 श्रेणियों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। प्लेटो प्रशासनिक व्यवस्था को कितने लोगों में निहित मानता है? तो प्लेटो प्रशासनिक व्यवस्था को
37 सदस्यीय समितियों में निहित मानता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्लेटो की, यह 50 हो गया है। प्लेटो के प्रशासकीय परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? प्रशासकीय परिषद में प्लेटो की प्रशासकीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 360 है। सैंतीस सदस्यीय परिषद का कार्य क्या होगा? 37 सदस्यीय परिषद का कार्य क्या होगा? जो 37 सदस्यीय परिषद होता है वह प्रशासन तंत्र की निगरानी करेगा। प्लेटो कहता है कि जो 37 सदस्यीय परिषद का चयन किया जाएगा, इस नॉक्टोरियल कमेटी कहते हैं इसको, प्रशासकीय तंत्र, यह प्रशासकीय तंत्र की निगरानी करेगा। इसको रात्रि समिति भी प्लेटो कहता है, रात्रि समिति। क्वेश्चन नंबर 32, प्रशासकीय परिषद में चुने जाने की योग्यता क्या है? भूस्वामित्व। प्रशासकीय परिषद में चुने जाने की योग्यता भूस्वामित्व है। भूस्वामित्व। प्लेटो ने प्रशासकीय परिषद में जो सदस्य हैं उनके लिए भूस्वामित्व की योग्यता निर्धारित किया है। जिनके पास जमीनें होंगी, खेती होगी, वही प्रशासकीय परिषद का सदस्य होगा, यानी कि संपत्ति की योग्यता को अनिवार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रशासकीय परिषद का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? प्रशासकीय परिषद का निर्वाचन, जो प्लेटो ने एकादश राज्य की संख्या बताई है 5040, तो 5040 के परिवार हैं, उनके जो मुखिया हैं, उन मुखिया के द्वारा प्रशासकीय परिषद का निर्वाचन होता है। तो 5040 परिवारों के द्वारा प्रशासकीय परिषद का निर्वाचन होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। संविधान के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कितने लोगों की एक परिषद है? प्लेटो ने 10 लोगों की एक परिषद बनाई है। 10 लोगों की एक परिषद बनाई है। 10 लोगों की एक परिषद बनाई है। यही 10 लोग क्या होंगे? यही शासन का क्रियान्वयन करेंगे, संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। और 10 लोगों का चुनाव, जैसे प्लेटो कहता है कि 5040 परिवार होंगे जो 360 प्रशासकीय परिषद को चुनेंगे, और यह 360 37 सदस्यीय राज्य समिति को चुनेगी। और ये जो 37 सदस्यीय समिति होगी, इसमें से 10 ऐसे लोग होंगे जो 10 लोगों की एक परिषद होगी जो संविधान को क्रियान्वयन करेगी, संविधान का क्रियान्वयन करेगी, यानी कि शासन करने का उत्तरदायित्व इन्हीं 10 लोगों के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। प्लेटो दार्शनिक शासक के स्थान पर किस परिषद की स्थापना करता है? इस लाज में प्लेटो ने अब दार्शनिक शासक के स्थान पर एक रात्रि समिति की स्थापना करता है। यह जो रात्रि समिति है इसी की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो को सर्वाधिकारवादी किसने कहा है? तो प्लेटो को सर्वाधिकारवादी कार्ल पॉपर, बर्ट्रैंड रसेल और क्रॉसमैन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 37, सारे इतिहास के साहित्यिक पक्ष का संभवतः सर्वाधिक आश्चर्यजनक उदाहरण है, किसने कहा है? रसेल कहते हैं कि सारे इतिहास के साहित्यिक पक्ष का संभवतः सर्वाधिक आश्चर्यजनक उदाहरण है। किसके बारे में? रिपब्लिक के बारे में, प्लेटो के बारे में बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। उसने युगों तक संसार को धोखा दिया, किसने कहा है? बर्ट्रैंड रसेल।
उसने युगों तक संसार को धोखा दिया। किसका कथन है? बर्ट्रैंड रसेल का है। प्लेटो का लेखन एक छलावा है, बर्ट्रैंड रसेल का है। यह भी बर्ट्रैंड रसेल का है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। प्लेटो का उद्देश्य प्रजातांत्रिक आंदोलन को रोकना था और धनवानों के लिए जीवन को पुनः सुरक्षित करना था। किसका कथन है? विंस पियर का है। क्वेश्चन नंबर 41, यह प्रत्येक निरंकुश शासन के लिए एक विचारधारा है, कैल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह प्रत्येक निरंकुश शासन के लिए एक विचारधारा है, कौन कहा है? कैल्सन है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। प्लेटो का बिना उल्लेख किए वह अपना पाठ पढ़ न सका। किसका कथन है? यानी C.H. वेल्स के बारे में कहा गया है, वर्नेट फीटे के बारे में कहा गया है। C.H. वेल्स ने प्लेटो को पढ़ता रहा और बिना प्लेटो को पढ़े वह अपना पाठ नहीं पढ़ा। वर्नेट फीटे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते हैं, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। किसका कथन है? प्लेटो का। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पार्ट 1 में मैंने इस क्वेश्चन का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। किसका कथन है? कैटलीन का। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। किसका कथन है? कैटलीन का। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को भी भुला दिया है। किसका कथन है? विलियम बायड का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46, संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। किसका कथन है? बार्कर का। बार्कर कहता है कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। किसका कथन है? नेटलशिप का। यह कथन किसका है? नेटलशिप का है। क्वेश्चन नंबर 48, मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। किसका कथन है? पाइथागोरस का। क्वेश्चन नंबर 49, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्तियों का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन इसका त्याग करना है। फॉस्टर कहते हैं इसको। कौन कहता है? फॉस्टर। ईएम फॉस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्तियों का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन इसका त्याग करना है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसने स्वयं संपत्ति का ही विनाश कर डाला, जहाँ तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है। किसका कथन है? शेबाइन का। यह कथन किसका है? शेबाइन का। यानी कि प्लेटो साम्यवादी अवधारणा प्रस्तुत करता है और प्लेटो ये समझता है, उसके कॉन्सेप्ट में यह है कि यदि सैनिकों के पास, शासकों के पास संपत्तियां होंगी तो वह भ्रष्ट हो जाएंगे, और जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो वो शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने संपत्ति का उन्मूलन कर डाला। क्वेश्चन नंबर 51, प्लेटोवादी। क्वेश्चन नंबर 51, प्लेटोवादी। ये प्लेटोवादी है। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट का रिश्तेदार होना कहीं अधिक उत्तम है। यानी कि अरस्तु का, किसने कहा है? अरस्तु। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। किसका कथन है? अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 52, 52, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते हैं। यदि प्लेटो आज जीवित होते हैं तो वह आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते हैं। किसका कथन है? मैक्सी। क्वेश्चन नंबर 53, किस विद्वान ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है? प्रबुद्ध निरंकुशवाद। बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को एक निरंकुशवादी धारणा बताया है।
प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आते हैं। किस विद्वान ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है? दर्शन का पोप कहा है कैटलीन। कैटलीन प्लेटो को दर्शन का पोप कहता है, जबकि इमर्सन क्या कहता है? इमर्सन कहते हैं कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर 55। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। किसका कथन है? प्लेटो का है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। उनकी रचनाएं 24 शताब्दी बीत जाने के बाद आज भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं, इनसे प्रेरणा ग्रहण की जाती हैं और इनके आधार पर अपने मतों की पुष्टि की जाती है। किसी विचारक की अमरता और महत्ता का इससे अधिक प्रबल प्रमाण नहीं मिल सकता है। किसका कथन है? मैक्सी का। यह भी कथन किसका है? मैक्सी का। एक बार से फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। उनकी रचनाएं 24 शताब्दी बीत जाने के बाद आज भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं, इनसे प्रेरणा ग्रहण की जाती हैं और इनके आधार पर अपने मतों की पुष्टि की जाती है। किसी विचारक की अमरता और महत्ता का इससे अधिक प्रबल प्रमाण नहीं मिल सकता है। किसका कथन है? मैक्सी का है। क्वेश्चन नंबर 57। प्लेटो को दास के रूप में कौन बेचा था? प्लेटो के दास के रूप में कौन बेचा था? सिराक्यूज के शासक डायनोसियस ने प्लेटो को दास के रूप में बेच दिया था करीब 367 ईसा पूर्व में। 367 ईसा पूर्व में सिराक्यूज का जो शासक था वह उसको दास के रूप में बेच दिया था। अपोलॉजी किसकी कृति है? प्लेटो की। अपोलॉजी किसकी कृति है? प्लेटो की है। क्वेश्चन नंबर 59। प्रोटोगोरस और गॉर्जियस किसकी कृति है? यह भी प्लेटो का है। वैसे हम केवल प्लेटो के प्लेटो की जो कृति है रिपब्लिक वह बहुत फेमस है। अधिकांश लोग विद्यार्थी रिपब्लिक जानते हैं, स्टेट्समैन और लॉज को भूल जाते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत स्टेट्समैन और लॉज को भी जानते हैं, लेकिन अपोलॉजी, गॉर्जियस, क्रिटियास, फियाडो को वह नहीं जान पाते हैं कि यह भी प्लेटो की कृति है। क्वेश्चन नंबर 60। स्टेट्समैन और लॉज किसकी कृति है? किसकी रचना है? प्लेटो का है। यह भी प्लेटो का है। तो यह 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में आप लोगों को मिला है। प्लेटो की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। द क्रीटो, मीनो, द क्रिटियास, फियाडो, यह प्लेटो की अन्य रचनाएं हैं। तो मेरे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैंने आपको प्लेटो से यह पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन तैयार किया है, जो आप लोगों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मेरे इस चैनल को आप लोग पढ़कर अधिक से अधिक सफल हों, यही मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।